नमस्ते सभी को। नमस्ते नेशन पॉडकास्ट प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। मैं राघव हूँ। और मैं विनी हूँ। आज हम गहराई से उस विषय में जा रहे हैं जो न केवल बिहार के भविष्य को आकार देगा बल्कि पूरे भारत में प्रभाव डाल सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025। तो विनी, इससे पहले कि हम बारीकियों में जाएं, मुझे मंच तैयार करने दे। बिहार कुछ ही दिनों में चुनाव में जा रहा है। पहला चरण 6 नवंबर को है और दूसरा चरण 11 नवंबर को। परिणाम 14 नवंबर को आएंगे। बिल्कुल सही, और यह बहुत बड़ा है। हम भारत के तीसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात कर रहे हैं, जिसमें 23 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। यह कई देशों की पूरी जनसंख्या से भी अधिक है। बिल्कुल सही। और सुनो, 14 लाख पहली बार वोट देने वाले मतदाता हैं। ये हमारी पीढ़ी है विनी, हम जैसे लोग जो पहली बार वोट दे रहे हैं, जो इस बातचीत को हमारे लिए और भी प्रासंगिक बनाता है। लेकिन राघव, मुद्दों पर बात करने से पहले क्या आप मुख्य खिलाड़ियों को समझा सकते हैं? बिहार की राजनीति काफी जटिल हो सकती है। बिल्कुल। तो मूल रूप से हमारे पास दो प्रमुख गठबंधन है जो मुकाबला कर रहे हैं। एक तरफ है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू कर रही है, जो बीजेपी के साथ साझेदारी में है। मिलकर उनके पास वर्तमान में 243 सदस्यों विधानसभा में 131 सीटें हैं। और दूसरी तरफ महागठबंधन ग्रैंड अलायंस तेजस्वी यादव की आरजेडी के नेतृत्व में कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ साझेदारी में है। उनके पास वर्तमान में 111 सीटें हैं। आरजेडी के पास 77 विधायकों के साथ यह सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन रुको, क्या नीतीश कुमार किसी समय महागठबंधन के साथ नहीं थे? आपने बिहार के पसंदीदा राजनीतिक नाटक को छू लिया है। हाँ, नीतीश कुमार काफी गठबंधन बदलने वाले रहे हैं। 2020 में उन्होंने एनडीए के साथ जीत हासिल की। 2022 में उन्होंने महागठबंधन से जुड़ गए, तो जनवरी 2024 में वह एनडीए में वापस आ गए। यह भ्रमित करने वाला है। यह राजनीतिक स्थिरता के बारे में क्या कहता है? यह बिहार की राजनीति के व्यावहारिक स्वभाव के बारे में बहुत कुछ कहता है। लेकिन इस बार जो दिलचस्प है वह यह है कि एक तीसरी ताकत उभर रही है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी खुद को दोनों प्रमुख गठबंधनों के विकल्प के रूप में स्थापित कर रही है। राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने, यह दिलचस्प है। हम निश्चित रूप से उनके बारे में और बात करेंगे, लेकिन पहले आइए चर्चा करें कि वास्तव में यह दांव पर क्या है। तो राघव, जब हम बिहार के बारे में सोचते हैं तो वे कौन से वास्तविक मुद्दे हैं जिनकी मतदाताओं को परवाह है? निस्संदेह सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार और प्रवास है। बिहार में भारत में युवाओं के प्रवास की दर सबसे अधिक है। युवा लोग काम की तलाश में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अन्य शहरों की ओर बड़ी संख्या में जाते हैं। यह हमारे आयु वर्ग के लिए बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। मेरा मतलब है, हम 25 साल के हैं। हमारे कितने साथी बिहार से बाहर सिर्फ अच्छे रोजगार पाने के लिए अपने गृह राज्य को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं? असंख्य। और दोनों गठबंधन इसे जानते हैं। एनडीए ने बुनियादी ढांचे के विकास और उद्योगों को आकर्षित करने की बात की है। महागठबंधन, विशेष रूप से तेजस्वी यादव, ने रोजगार के वादों को अपने अभियान का केंद्र बिंदु बनाया है। लेकिन क्या यह पहले भी वादा नहीं किया गया था? इस बार क्या अलग है? यह करोड़ों का सवाल है। हर चुनाव चक्र में हम नौकरी सृजन के बारे में सुनते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय अभी भी भारत में सबसे कम है। बेरोजगारी दर उच्च है, विशेष रूप से शिक्षित युवाओं के बीच। दूसरा बड़ा मुद्दा जिसके बारे में मैंने सुना है वह जाति राजनीति है। क्या आप इसे समझा सकते हैं? बिहार की राजनीति हमेशा से जातिगत समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है। राज्य की जनसांख्यिकी जटिल है। लगभग 26% अत्यंत पिछड़ा वर्ग या ईबीसी से है, 27% अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी से है, लगभग 20% दलित हैं और लगभग 16% सामान्य वर्ग से है। और सभी पार्टियां इन समीकरणों को संतुलित करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। सभी प्रमुख पार्टियों ने एक नई जाति जनगणना के समर्थन का वादा किया है। सामाजिक न्याय उपायों पर भी बड़ा ध्यान केंद्रित है। महागठबंधन ने विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी को अपने उप मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में घोषित किया है, विशेष रूप से ईबीसी समुदाय को आकर्षित करने के लिए। वैसे तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा 23 अक्टूबर को घोषित किया गया था, है ना? हाँ, वह एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने अटकलों को समाप्त किया और गठबंधन को एक स्पष्ट चेहरा दिया। इसके विपरीत एनडीए ने आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। हालांकि व्यापक रूप से माना जाता है कि वह नीतीश कुमार होंगे। यह एक दिलचस्प रणनीति का अंतर है। विकास के मुद्दों के बारे में क्या? विकास बहुत बड़ा है। विपक्ष ने नीतीश कुमार की सरकार पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने विशेष रूप से संस्थागत भ्रष्टाचार की बात की है और सरकार पर कल्याणकारी योजनाओं का चुनावी लाभ के लिए दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। और एनडीए इसका मुकाबला कैसे करता है? वे बुनियादी ढांचे के विकास, सड़कों, पुलों और कानून व्यवस्था में सुधार की ओर इशारा करते हैं, जिसे वे आरजेडी के जंगल राज युग की तुलना में बेहतर मानते हैं, जब अपराध कथित रूप से बहुत अधिक था। वे नीतीश कुमार के नेतृत्व में कल्याणकारी योजनाओं और सुशासन को भी उजागर करते हैं। लेकिन मतदाता सूचियों के आसपास एक बड़ी विवाद रही है ना? ओह हाँ, विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का एसआईआर अभ्यास, यह बहुत विवादास्पद बन गया। चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए फॉर्म भरने की आवश्यकता बताई, और जिन लोगों के नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं थे उन्हें अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता थी। यह विवादास्पद क्यों था?
विपक्ष ने दावा किया कि यह सत्तारूढ़ एनडीए के पक्ष में वैध मतदाताओं को हटाने के लिए डिजाइन किया गया था। आम दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड शुरू में स्वीकार नहीं किए गए थे, जिसे विपक्ष ने कहा कि इससे गरीब मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जाएगा। क्या इस विवाद से कुछ निकला? यह सुप्रीम कोर्ट गया। कोर्ट ने आधार और अन्य सामान्य दस्तावेज स्वीकार करने का सुझाव दिया, लेकिन चुनाव आयोग मना कर दिया। अंत में 68 करोड़ 5 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए और 21 करोड़ 5 लाख नए नाम जोड़े गए। यहां तक कि तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनका नाम हटा दिया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि उनका वोटर आईडी फर्जी था। यह सुनकर ऐसा लगता है कि इसने चुनावी प्रक्रिया में विश्वास को कमजोर कर दिया। निश्चित रूप से तनाव पैदा हुआ, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि प्रक्रिया कानूनी और मतदाता सूची को साफ करने के लिए आवश्यक थी। उन्होंने सभी मतदान बूथों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 100% वेबकास्टिंग का भी वादा किया है। आइए वाइल्ड कार्ड प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज पार्टी के बारे में बात करते हैं। वह कौन है और उनका महत्व क्यों है? प्रशांत किशोर शायद भारत के सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक रणनीतिकारों में से एक हैं। उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी, बिहार में नीतीश कुमार और कई अन्य के लिए सफल अभियानों के पीछे काम किया है। लेकिन इस बार वह किसी और के लिए रणनीति नहीं बना रहे हैं, वह खुद मैदान में हैं। उन्होंने सीधे राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय जो लिया। वह खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जो एक नई तरह की राजनीति पेश कर सकते हैं। स्वच्छ शासन, शिक्षा और नौकरियों पर ध्यान केंद्रित और जातिगत गणनाओं से परे राजनीति। अक्टूबर 2022 और 2024 में उन्होंने बिहार में 5000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की, 500 से अधिक गांवों का दौरा किया, जिसे उन्होंने बिहार बदलाव यात्रा कहा। यह प्रभावशाली प्रतिबद्धता है। उनका प्रस्ताव क्या है? वह हम जैसे युवा मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं जो पारंपरिक राजनीति से निराश हैं। उन्होंने उम्मीदवार चयन के लिए अमेरिका शैली की प्राथमिक चुनाव प्रदर्शन न करने वाले विधायकों को वापस बुलाने का अधिकार और यह वादा किया है कि उनके 90% उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ने वाले होंगे। यह बिहार की राजनीति के लिए क्रांतिकारी लगता है। क्या आपको लगता है कि वह वास्तव में सीटें जीत सकते हैं? यह विवादास्पद है। जनमत सर्वेक्षणों से पता चलता है कि उन्हें लगभग 13% वोट मिल सकते हैं, जो निश्चित रूप से चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। वह खुद कई सीटें नहीं जीत सकते, लेकिन वोटों को विभाजित करके बाहर हरा सकते हैं। मुख्य पार्टियां उनके प्रति कैसी प्रतिक्रिया दे रही हैं? दोनों चिंतित हैं। वह युवा मतदाताओं और पारंपरिक राजनीति से तंग आ चुके लोगों को प्रभावित करता है। वह करीबी निर्वाचन क्षेत्रों में एनडीए और महागठबंधन दोनों से महत्वपूर्ण वोट छीन सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि वह एनडीए को अधिक नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि अन्य कहते हैं कि वह विपक्षी वोटों को विभाजित करेगा। दिलचस्प। अब चलो खुद अभियान के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से परिणाम प्रचार कर रहे हैं? ओह, यह एक सितारों से सजी हुई घटना है। एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं। साथ में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं। यूपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जोरदार प्रचार कर रहे हैं। अब महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव स्पष्ट रूप से चेहरा है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी शामिल किया है। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव भी गठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं। यह दोनों पक्षों के लिए एक प्रतिष्ठा की लड़ाई लगती है। यह बिल्कुल सही है। बिहार दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। बीजेपी के लिए बिहार में सत्ता बनाए रखना हिंदी पट्टी में उनकी स्थिति को मजबूत करता है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लिए बिहार जीतना अन्य राज्य चुनावों और अंततः आम चुनावों से पहले एक बड़ा मनोवैज्ञानिक बढ़ावा होगा। यह देखना दिलचस्प होगा। राघव, इसे घर ले चलें। हम दोनों युवा पीढ़ी के हैं। इस चुनाव में हमारे जैसे युवा मतदाताओं के लिए क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? मुझे लगता है कि पहली बात जाति और पारंपरिक निष्ठाओं से आगे देखना है। यह पूछने की जरूरत है, यह सरकार वास्तव में हमारे भविष्य के लिए क्या करेगी? क्या नौकरियां होंगी? क्या हम बिहार में अपनी जिंदगी बना सकते हैं या हमें पलायन करना पड़ेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे कुछ दोस्त बिहार से हैं जो बेहतरीन इंजीनियर, डॉक्टर और पेशेवर हैं, लेकिन सभी राज्य के बाहर काम करते हैं। बिहार का ब्रेन ड्रेन वास्तविक है। बिल्कुल, और यह सिर्फ नौकरियों के बारे में नहीं है। यह जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, गुणवत्ता, बुनियादी ढांचा, सुरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं के लिए है। ये हमारी अनिवार्यताएं होनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे मैं उजागर करना चाहता हूँ। बिहार का महिलाओं की सुरक्षा पर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो वास्तव में इसे प्राथमिकता देंगे, न कि केवल दिखावा करेंगे। सहमत। और शिक्षा के बारे में बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ बेहतरीन कोचिंग सेंटर हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता खराब है। ड्रॉप आउट दर उच्च है। अगर सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकती तो युवा राष्ट्रीय स्तर पर कैसी प्रतिस्पर्धा करेंगे? एक और बात जो मुझे परेशान करती है, बिहार बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए बहुत संवेदनशील है, लेकिन मैंने इस चुनाव अभियान में पर्यावरणीय मुद्दों या जलवायु सहनशीलता के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं सुनी है। यह निश्चित रूप से एक अंधा स्थान है। कोसी क्षेत्र लगभग हर साल बाढ़ में डूब जाता है, जिससे हजारों लोग विस्थापित होते हैं। हमें केवल आपदा के समय राहत पैकेज नहीं, बल्कि दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता है। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के बारे में क्या? युवा मतदाताओं के रूप में हम जानना चाहते हैं कि हमारा कर पैसा कहाँ जाता है।
डिजिटल शासन एक गेम चेंजर हो सकता है। चुनाव आयोग मतदान के दौरान 100% वेबकास्टिंग कर रहा है। यह बहुत अच्छा है, लेकिन हमें सरकार के कामकाज में भी वही पारदर्शिता चाहिए। हर योजना, हर फंड आवंटन ऑनलाइन ट्रैक करने योग्य होना चाहिए। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इस चुनाव में सोशल मीडिया कैसे भूमिका निभा रहा है। हमारी पीढ़ी ज्यादातर जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करती है। दोनों पक्ष सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं। बहुत सारा कंटेंट है, कुछ सूचनात्मक, लेकिन बहुत सारी गलत जानकारी और फर्जी खबरें भी हैं। हमें आलोचनात्मक उपभोक्ता बनना होगा। साझा करने से पहले जानकारी की पुष्टि करनी होगी। यह महत्वपूर्ण सलाह है। बिना तथ्य जांच किए व्हाट्सएप संदेशों को आगे न बढ़ाएं। बिल्कुल। अब विनी, अगर आप पहली बार वोट देने वालों को सलाह दे रहे होते तो आप क्या कहते? पहले जरूर जाकर वोट करें। आपका वोट मायने रखता है। दूसरा, उस पर वोट न करें जो आपके परिवार ने पारंपरिक रूप से वोट किया है। बिहार के भविष्य के लिए आप क्या चाहते हैं, इस पर स्वतंत्र रूप से सोचें। उम्मीदवारों के ट्रैक रिकॉर्ड देखें, सिर्फ उनके वादों का नहीं। और अंत में जो भी जीते उसे जवाबदेह ठहराएं। आपकी भागीदारी वोटिंग के दिन पर समाप्त नहीं होनी चाहिए। यह उत्कृष्ट सलाह है। मैं यह जोड़ूंगा कि केवल मतदान से परे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लें। सार्वजनिक बैठकों में शामिल हों, प्रश्न पूछें, पारदर्शिता की मांग करें। लोकतंत्र एक दर्शक खेल नहीं है। तो राघव, भविष्यवाणी का समय। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? बिहार की राजनीति में भविष्यवाणियां खतरनाक होती हैं, लेकिन जनमत सर्वेक्षणों के आधार पर यह बहुत करीबी होने वाला है। कुछ सर्वेक्षण एनडीए को लगभग 40 से 49% वोट शेयर के साथ थोड़ी बढ़त देते हैं, जबकि महागठबंधन को लगभग 36-38% पर प्रोजेक्ट किया गया है। लेकिन वोट शेयर हमेशा सीटों में आनुपातिक रूप से नहीं बदलता है ना? बिल्कुल। बिहार में प्रथम पास पोस्ट प्रणाली है। 2020 में एनडीए को महागठबंधन से कम वोट मिले, लेकिन अधिक सीटें जीती। 2-3% का स्विंग भी परिणाम को नाटकीय रूप से बदल सकता है। तो शांत किशोर के प्रभाव के बारे में क्या? यही है एक्स फैक्टर। अगर उसे 10-15% वोट मिलते हैं तो शायद वह खुद ज्यादा सीटें नहीं जीतेगा, लेकिन वह निश्चित रूप से यह तय कर सकता है कि प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। वह राजा बने बिना किंग मेकर हो सकता है। दिलचस्प समानता जो हम अन्य लोकतंत्रों में देखते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे अंततः चुनाव का निर्णय करेंगे? मुझे लगता है कि यह 3 चीजों पर निर्भर करेगा: रोजगार, जाति समीकरण, बहुजन समाज पार्टी समीकरण और सत्ता विरोधी लहर। अगर युवा मतदाता और पहली बार वोट देने वाले बड़ी संख्या में आते हैं और विकास के मुद्दों पर वोट करते हैं तो यह बदलाव के पक्ष में हो सकता है। अगर पारंपरिक जाति आधारित मतदान पैटर्न बने रहते हैं तो गणित अधिक जटिल हो जाता है। चुनाव नीतीश कुमार के लिए भी एक परीक्षा है ना? ठीक है। वह पिछले 2 दशकों में अधिकांश समय मुख्यमंत्री रहे हैं, बीच में एक ब्रेक के साथ। बिल्कुल। उनकी उम्र को देखते हुए यह उनका आखिरी चुनाव हो सकता है। सवाल यह है कि क्या मतदाता उन्हें एक स्थिर अनुभवी नेता के रूप में देखते हैं जिन्होंने विकास किया है, या उन्हें ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो बहुत लंबे समय तक रुके रहे, बार बार पक्ष बदला और भ्रष्टाचार का नेतृत्व किया। और तेजस्वी यादव के लिए यह भी उनकी बड़ी परीक्षा है। वह युवा, ऊर्जावान है और सामाजिक न्याय के समर्थक के रूप में देखे जाते हैं। लेकिन क्या वह अपने पिता लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के बोझ को पार कर सकते हैं? यही चुनौती है। वह खुद को एक नए युग के नेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नौकरियों और विकास पर केंद्रित है, न कि केवल जाति राजनीति पर। क्या मतदाता इस कहानी को स्वीकार करते हैं? यह हम 14 नवंबर को जानेंगे। मैं वास्तव में आशा करता हूँ कि जो भी जीते वह वास्तव में अपने वादों को पूरा करे। बिहार में बहुत संभावनाएं हैं। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, बुद्धिमान और मेहनती लोग, उपजाऊ भूमि और एक रणनीतिक स्थान। बिल्कुल। बिहार प्राचीन भारत में शिक्षा और शक्ति का केंद्र था। नालंदा, विक्रमशिला, मौर्य साम्राज्य। कोई कारण नहीं है कि यह फिर से एक शक्ति केंद्र नहीं बन सकता। इसे बस सही नेतृत्व और नीतियों की जरूरत है, और नागरिकों की जो अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराने के लिए तैयार हो। वैसे सभी सुनने वालों को एक त्वरित याद दिलाना: यदि आप बिहार में मतदाता हैं तो मतदान का पहला चरण 6 नवंबर अगले गुरुवार को है और दूसरा चरण 11 नवंबर अगले मंगलवार को है। सुनिश्चित करें कि आप अपने मतदान केंद्र को जानते हैं और वोट डालने जाएं। मतदाता सूची में अपना नाम जांचें। आप इसे ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट या बिहार सीईओ की वेबसाइट पर कर सकते हैं। यदि कोई समस्या है तो तुरंत अपने निर्वाचन अधिकारी से संपर्क करें। और कृपया बिहार के भविष्य से जुड़े मुद्दों के आधार पर वोट करें, न कि केवल पारंपरिक निष्ठाओं या अल्पकालिक प्रलोभनों के आधार पर। यह एक बहुत ही रोचक बातचीत रही है। बिहार का चुनाव न केवल राज्य के भविष्य को आकार देगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। निश्चित रूप से सभी की नजरें 14 नवंबर पर होंगी, जब परिणाम घोषित किए जाएंगे। क्या ये एनडीए के साथ निरंतरता होगी या महागठबंधन के साथ बदलाव, या फिर प्रशांत किशोर कोई चौंकाने वाली बात करेंगे? हम परिणामों के बाद वापस आएंगे यह विश्लेषण करने के लिए कि क्या हुआ और इसका बिहार के भविष्य के लिए क्या मतलब है। तब तक हमारे सभी दर्शकों और श्रोताओं से अनुरोध है कि सूचित रहें, आलोचनात्मक सोचें और निश्चित रूप से वोट करें। और याद रखें, लोकतंत्र तभी फलता फूलता है जब युवा लोग सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह हमारा राज्य है, हमारा भविष्य है, हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ वेनेभा और राघव कह रहे हैं, धन्यवाद देखने और सुनने के लिए। नमस्ते नेशन। जय हिंद, जय बिहार, जय हिंद, जय बिहार, जय हिंद, जय बिहार। अगली वीडियो में मिलते हैं।
इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक बटन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें।